कि जब दो राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनकी त्रुटियों का क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि जब दो राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियां आपस में जुड़ जाती हैं। चाहे आप दो राशियों को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, उनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ेगी। तो हमने यहाँ देखा था कि त्रुटि कभी भी एक दूसरे से घटाई नहीं जाएगी। त्रुटि में माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, प्लस। तो हमने ये देख लिया था कि योग और व्यवकलन में दोनों राशियों की त्रुटियां आपस में, दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो किसी राशि, किन्हीं दो राशियों के योग और व्यवकलन में उनकी आपेक्षिक त्रुटियां, उनकी निरपेक्ष त्रुटियां आपस में जुड़ जाती हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग गुणनफल या भागफल में त्रुटि कैसे निकालते हैं। तो हमने दो राशियां लेनी है, उनका गुणा करना है और देखेंगे गुणा करने के बाद उनमें त्रुटि क्या है। तो हमारे पास दो राशियां हैं ए और बी। तो डेल ए क्या है, डेल ए क्या है, राशि ए में निरपेक्ष त्रुटि, राशि ए में निरपेक्ष त्रुटि। अब बात करते हैं डेल बी। तो दूसरी राशि ली है हमने बी, उसमें त्रुटि है डेल बी। तो राशि बी में निरपेक्ष त्रुटि। अब एक और लेंगे जेड, उसमें त्रुटि जो होगी उसको डेल जेड से कट करते हैं। और राशि जेड में निरपेक्ष त्रुटि। अब ये जेड क्या है, तो हमने दो राशियां ली है, उनसे कुछ तो आंसर आएगा। जैसे हमने मान लो 10 और 5 लिया, दोनों को भाग दें या गुणा करें तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जैसे 10 गुणा 5 करेंगे तो 50 है। तो एक तो हो गया, ए तो हो गया 10, बी हो गया 5 और सी हो गया, सॉरी जेड हो गया 50। तो जेड क्या है, ए और बी से जो रिजल्ट आएगा गुणा करने पर या भाग देने पर वो है। तो फिलहाल हम यहाँ क्या बता रहे हैं, जेड क्या है, ए गुणा बी। तो जेड क्या है, ए और बी का गुणनफल। तो जेड में जो त्रुटि होगी उसको क्या बोलेंगे, गुणनफल की त्रुटि। जेड में जो त्रुटि आएगी डेल जेड, उसको क्या बोलेंगे, गुणनफल की त्रुटि। क्यों, क्योंकि जेड तो गुणनफल ही है दोनों। तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं अभी, गुणनफल की त्रुटि। भागफल की त्रुटि को अभी आगे देखेंगे, ठीक है। गुणनफल में त्रुटि ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जेड को कैलकुलेट कर दिया है कि ये दोनों राशियों का गुणनफल है। अब किसी भी राशि को उसकी त्रुटि के साथ कैसे लिखते हैं, जैसे कोई राशि है x, तो उसको त्रुटि के साथ कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस डेल x। ये वास्तविक मान है और ये त्रुटि, तो वास्तविक मान प्लस माइनस त्रुटि। अब z को, a को, b को सबको त्रुटि के रूप में लिख दीजिए। तो z को हमने त्रुटि के रूप में लिखा, तो z प्लस माइनस डेल z। a को त्रुटि के रूप में लिखा, a प्लस माइनस डेल a। बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा कर दिया हमने। b को त्रुटि के रूप में लिखा, b प्लस माइनस डेल b। तो इस तरह से हमने z, a और b को इनकी त्रुटियों के साथ लिख दिया है। अब यहां से z अगर कॉमन लेते हैं z, तो यहां तो 1 बचेगा, 1 प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रहेगा। यहां z है ही नहीं, z अगर यहां नहीं है तो ये कहां आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, डेल z अपॉन z। देखिए इसको इससे गुणा करके देखिए, फिर से ये मिल जाएगा z into 1 z, और z को जब इससे गुणा करेंगे z से z कट जाएगा, अपर डेल z। तो इस पूरे में से z कॉमन लिया तो ये आया। ऐसे ही इसमें से a कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a इनटू, इधर से b कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ये हमने कॉमन ले लिया। इसको ऐसा लिख लेते हैं और इसको एक साथ लिख लेते हैं, a गुणा b, और ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a, और 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। z a into b के बराबर होता है, z a into b के बराबर, तो a into b को z से कैंसिल कर दिया, क्योंकि z और a into b ये तो बराबर है। ठीक, आंसर हो गया। इधर बचेगा 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन
z। अब इनको आपस में गुणा कर लो। पहले एक को एक से गुणा करेंगे, फिर एक को से गुणा करेंगे, ऐसा करके गुणा करके लिखते हैं। तो हमने लिखा 1 into 1 1, फिर 1 को इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस del v अपॉन v। अब ये इन दोनों से गुणा चुका है, अब इसको इन दोनों से गुणा करेंगे तो del a अपॉन a को एक से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस del a अपॉन a, इसको एक से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस del a अपॉन a इंटू del b अपॉन b किया। del a अपॉन a del b अपॉन b क्या है? del b है त्रुटि और b क्या है? वास्तविक मान। ये वास्तविक मान है, ये त्रुटि है। तो त्रुटि हम जानते हैं वास्तविक मान से छोटी ही होती है। अगर हम कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 किलो है, उसको तोल रहे हैं तो उसमें 1 किलो से ज्यादा तो त्रुटि कभी आई नहीं सकती। 10 ग्राम आ सकती है, 20 ग्राम आ सकती है, 1 किलो के बराबर भी नहीं आ सकती। तो अगर हम किसी कोई मापन उसका कर रहे हैं तो हमेशा त्रुटि का मान वास्तविक मान से छोटा ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो अंश है उसका मान छोटा होगा और हर का मान बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो मान लिखा हुआ है del b अपॉन b, अंश अगर छोटा है और हर अगर बड़ा है तो ये मान कैसा होता है? 1 से छोटा होता है। ये मान कैसा आएगा? हमेशा 1 से छोटा, क्योंकि अंश तो छोटा है और हर बड़ा है, तो ये कैसा होता है? हमेशा 1 से छोटा मान। ठीक है, तो ये मान 1 से छोटा है, ये वाला मान 1 से छोटा है। अब ये बहुत ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, दोनों अगर अल्प संख्याओं को गुणा किया जाए तो और भी छोटी संख्या बनेगी। जैसे 0.1 इंटू 0.2 इनको गुणा करो, ये भी छोटी संख्या है, ये भी छोटी संख्या है, इनको जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.02। वो इन दोनों से भी छोटा है। 0.02 इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। तो जब दो छोटी संख्याओं को गुणा करते हैं, 1/2 को 1/4 से गुणा करते, कितना मिलता है? तो दो छोटी संख्याओं को जब गुणा करते हैं तो और छोटी संख्या मिलती है, और छोटी, इन दोनों से भी छोटी संख्या। तो ये तो छोटा है ही, ये भी छोटा है, दोनों को गुणा करेंगे तो और अल्प मान आएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो पद है, पद कौन सा? del a अपॉन a इंटू del b अपॉन b का मान अत्यंत अल्प होने के कारण इसे छोड़ देते हैं। ये बहुत ही छोटा मान है तो इसलिए इसको क्या कर देंगे? इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। ये भी अल्प तो है पर अत्यंत अल्प नहीं है ना, छोटा तो है, 0.1 है, लेकिन जब बहुत दो छोटे मानों को गुणा करते हैं तो और छोटा आ जाता है, और इतना छोटा मान हमने ही लिखे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, तो इसे छोड़ देते हैं। ये से एक शब्द और होता है, इसे नगण्य मान लेते हैं। जो भी आपको सही लगे वो शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोड़ देते हैं या नगण्य मान लेते हैं। तो अब हम इसको हटा देते हैं, तो हमारा जो मान होगा वो है 1 प्लस del z अपॉन z, ये वाला से 1 प्लस del z अपॉन z, इसको तीनों को लिखेंगे बस, इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस del ए वाले को पहले लिख लेते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, करके ये इधर बचेगा प्लस माइनस del z अपॉन z इक्वल्स टू प्लस माइनस del a upon a प्लस माइनस del b upon b। इधर से प्लस माइनस कॉमन ले सकते हैं और ये आ जाएगा प्लस माइनस दोनों तरफ है, चाहे तो हटा दें, दोनों को तुलना करें तो del z upon z इसके बराबर आता है। तो त्रुटियां तो हमेशा जुड़ती हैं, त्रुटियां हमेशा
हमेशा जुड़ेंगी, त्रुटि हमें कभी घटाना नहीं। लेकिन जब दो राशियों का योग और व्यवकलन करते थे तो कौन सी त्रुटियां जुड़ती थी? निरपेक्ष त्रुटियां। लेकिन जब दो राशियों का गुणा कर रहे हैं तो त्रुटियां जुड़ेंगी, लेकिन कौन सी त्रुटि जुड़ेगी? आपेक्षिक त्रुटि। ये क्या है? z में आपेक्षिक त्रुटि, त्रुटि बटे वास्तविक मान। ये क्या है? ए में आपेक्षिक त्रुटि, बी में आपेक्षिक त्रुटि। तो फिर से त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। योग और व्यवकलन में निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती हैं, जबकि गुणनफल और भागफल में आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती हैं। ठीक है, तो गुणनफल और भागफल में कौन सी त्रुटियां जुड़ती हैं? आपेक्षिक। और योग और व्यवकलन में क्या होता था? डेल z, निरपेक्ष त्रुटियां, डेल a प्लस डेल b। ये किसके लिए था? योग और व्यवकलन के लिए। जोड़ने घटाने के लिए कौन सी त्रुटियां जुड़ेंगी? निरपेक्ष त्रुटि। गुणनफल और भागफल में कौन सी त्रुटियां जुड़ेंगी? आपेक्षिक त्रुटियां। तो ये गुणनफल की बात होगी। इसमें हमने एक चीज देख ली कि गुणनफल में आपेक्षिक त्रुटियां आपस में जुड़ती हैं। अब हम बात कर लेते हैं भागफल में क्या होगा। तो भागफल में बात करने के लिए हम ये चीजें फिर से लिखेंगे। डेल ए में निरपेक्ष त्रुटि है। देखिए डेल ए तो निरपेक्ष त्रुटि है, लेकिन डेल ए बटे ए लिखेंगे। ये पूरा क्या है? ये पूरा ये आपेक्षिक त्रुटि बटे वास्तविक मान। अब हम भागफल में त्रुटि की बात करते हैं। तो भागफल की त्रुटि कैसे निकालेंगे? तो भागफल की त्रुटि के लिए हम गुणा को क्या कर देंगे? पहले तो भाग गुणा के लिए क्या कर देंगे? z बराबर a बटे b। गुणा की जगह क्या करेंगे? भाग फिर वही काम। क्या? z को त्रुटि के रूप में लिख दो, a को त्रुटि के रूप में लिख दो, b को त्रुटि के रूप में लिख देते हैं। तो z को त्रुटि के रूप में z प्लस माइनस डेल z, a को त्रुटि के रूप में लिखिए a प्लस माइनस डेल a, b को त्रुटि के रूप में लिखिए, अब यहां आएगा नीचे तो b प्लस माइनस डेल b। अच्छा, इधर से z कॉमन ले लेंगे, ये क्या बनेगा? 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। इधर से a कॉमन ले लेंगे, a, ये क्या बनेगा? 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a। ऐसे ही नीचे से b कॉमन ले लेंगे, नीचे से b कॉमन ले लेंगे तो ये b इधर बनेगा और ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। ठीक है, अब देखिए z यहां पे आ जाएगा a बटे b और 1 प्लस डेल a अपॉन a ऑलरेडी ऊपर है। 1 प्लस डेल b अपॉन b को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या लगा देते हैं? माइनस 1। ठीक है, ये नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस 1 हो जाएगी। अब z प्लस से कैंसिल हो जाएगा, z बराबर a बटे b माना था हमने, तो z कैंसिल हो गया तो ये चीज आएगी। ठीक है, और फिर यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ थोड़ा अलग हमें लिखना पड़ेगा। तो हम पुराने में एडजस्ट करने की सोच रहे हैं, लेकिन जहां तक एडजस्ट हुआ वहां तक कर दिया। ठीक है, तो वही सेम पैटर्न है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक नई चीज, गणित का एक सूत्र यहाँ पे सुनने को मिलेगा। तो उसमें हमें क्या करना है उसको पहले देख लेते हैं। उसको हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय। क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय। आपके मैथ्स में पूरा चैप्टर है, इसके अकॉर्डिंग हम कैसा लिखते हैं? 1 प्लस एक्स की घात n को हम क्या करते हैं? 1 प्लस nx, और आगे तक चलता है ऐसे। आगे क्या आता है? n into n plus 1 अपॉन फैक्टोरियल टू x स्क्वायर। फैक्टोरियल टू क्या होता है? इस पे भी नहीं जाना, x स्क्वायर आता है। फिर क्या आता है? n into n plus 1 n plus 2। एक बार लिख देता हूं मैं, लेकिन हमारे काम का नहीं है, मैथ्स में आप इसको पढ़ेंगे। n into n plus 1 ऐसा आता है अपॉन फैक्टोरियल टू। फैक्टोरियल टू क्या होता है अभी आप सीख जाएंगे। इसके साथ आता है x स्क्वायर, यहाँ x था यहाँ x स्क्वायर। फिर और आगे आता है n into n plus 1 into n plus 2 अपॉन 3 टर्म आ गई तो फैक्टोरियल 3। फिर यहाँ क्या आता है? x क्यूब। ऐसी ये सीरीज आगे तक चलती रहती है ऐसे। ठीक है, फिलहाल हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैथ्स में आप इसको पढ़ लेंगे। अभी हमारे लिए इतना ही बहुत। क्यों है इतना बहुत? इतना बहुत क्यों है ये भी देखते हैं।
आगे का क्यों नहीं लिखे? तो हम ये प्रमेय सिर्फ तब लगा सकते हैं जब ये x 1 से छोटा हो, सिर्फ तब जब x कैसा हो, 1 से छोटा, तभी ये प्रमेय लगाई जा सकती है। अगर x 1 से छोटा है तो यहाँ x है, x बहुत छोटा है, मान लो कितना 0.08, x बहुत छोटा है, x स्क्वायर और भी छोटा होगा, x क्यूब तो और भी छोटा होगा, x की घात 4 तो और भी छोटा होगा, तो हम कितने तक ले लेते हैं, बस 2 पद होता 1 प्लस nx, और x स्क्वायर वाला छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि जब x ही अल्प है तो x स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, 2 बार x को गुणा करेंगे, 2 छोटी संख्याओं को गुणा करते हैं और छोटी आती है। इस तरह से हम आगे वाली संख्याओं को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अल्प होती है। तो इससे हमारा मान लगभग में आ जाता है, बिल्कुल सही से तो नहीं आता लेकिन आ जाता है, क्योंकि ये 2 ही मेन है। ठीक, तो अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये x 1 से छोटी होगी तभी ये प्रमेय लगेगा या हर बार लगेगा। तो हमने बोला कि ऐसा करके देख लो, 1 प्लस 2 की घात 2, 1 प्लस x की घात n, लेकिन यहाँ क्या ये जो x है x से छोटा है? नहीं, x से छोटा तो नहीं, तो इसका मतलब यहाँ ये प्रमेय नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो चेक करके देख लेते, सही आंसर देता है कि मतलब छोटी सी संख्या से। तो 1 प्लस 2, अच्छा द्विपद प्रमेय के अनुसार इसको 1 प्लस nx, तो 1 प्लस n का मान कितना है 2, या इसको आप ले लो 3, n का मान कितना है 2, x का मान कितना है 3, कैसे लिख दिया 1 प्लस nx, n कितना है 2, x कितना है 3, ऐसा कितना आया ये मान 3 2 6 और 7, और आप जानते हैं तो सही नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 प्लस 1 कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, गणित के हिसाब से ये 16 सही है, ये सही नहीं है। तो हम क्या समझ गए कि जब x 1 से बड़ा हो तो ये प्रमेय नहीं लगा सकते, ये प्रमेय नहीं लगा सकते। तो क्या छोटे के लिए लगा सकते हैं? चेक करके देख लेते हैं। तो हमने इस बार इसको चेक करके देखा और हमने ये देखा कि मान लो 1 प्लस x की घात n को हम द्विपद प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx, और भी होते हैं आगे, पर अभी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ तब जब x कैसा हो 1 से छोटा, सिर्फ तब, हमेशा नहीं। x 1 से बड़ा होगा तब ये 1 प्लस nx भी लिख सकते हैं, x से छोटा है तो इस बार हम ये ले लेते हैं 1 प्लस 0.1 की घात 2। अब क्या x 1 से छोटा है, x से छोटा है, 0.1 1 से छोटा होता है, तो क्या ये प्रमेय लगेगी? लगनी चाहिए। चलो चेक करके देख लेते हैं। पहले द्विपद प्रमेय के अनुसार इसको खोलते हैं, 1 प्लस n कितना है 2, x कितना है 0.1, 1 प्लस nx कितना मान आएगा 0.2 प्लस 1.2। ठीक, अब गणित से इसको हल करके देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं आता। तो 1 प्लस ये कितना होता है 1.1, 1.1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, लगभग सही आता है। ये भी 1.2 है, ये भी 1.2, समझ में आ रही है बात? ये भी कितना है 1.2, ये भी लगभग कितना है 1.2। हमने बोला लगभग ही आएगा क्योंकि आपने आगे के तो छोड़ दिया, लेकिन आता है। ये मान x का और छोटा होगा और एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये तो हमने 0.1 लिया है, हमने क्या माना है और छोटा। बात समझ में आ रही है? तो आंख बंद करके हर जगह द्विपद प्रमेय नहीं लगानी है। कहां लगानी है? जहां पे ये x 1 से छोटा हो। अब द्विपद प्रमेय देखने और सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, वह 1 प्लस x को 1 प्लस nx लिख देंगे। कहां काम आती है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने में। कैसे? तो यहां देखो प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 माइनस x की घात n होगा तो 1 माइनस nx हो जाएगा, ठीक है ना? या यहाँ जो भी होगा जैसा भी होगा, ठीक है। अब मान लो आपसे किसी ने पूछा कि भैया 99 की घात 23 कितना होता है ये बताओ। बड़ी रूप से हल करेंगे, बड़ा पसंद आ जाएगी। तो हमने छोटा सा मान लिया था, स्क्वायर करके आसानी से कर लेंगे। इसको द्विपद प्रमेय से हल करेंगे, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। द्विपद प्रमेय से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 1, 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घात, ऐसा लिखा जा सकता है। 100 माइनस 1 99 होता है, इसमें से 100 कॉमन ले लो, 100 कॉमन ले लिया तो 100 की घात कितनी 23 बार आ गई।
100 की घात 23 बाहर आ गई, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1/100 की घात 23। ये कितना हो गया? अब इसको विपरीत प्रमेय से हल करो। विपरीत प्रमेय क्या है? 1 + x की घात n को 1 + x की घात n को क्या लिखा जा सकता है? 1 + nx। तो इसको हल करो, क्या आ गया 100 की घात 23 into 1 minus 23/100। 23/100 कर लेंगे। 23/100 कितना होता है? 77। मतलब 100 लघुत्तम लेके 100 - 23 77/100 आ गया। गुणा कर लेंगे बस हो गया। कितना आसानी से हो गया। अगर 23 घात 23 को हल करते तो बहुत समय लगता। तो बहुत जटिल प्रॉब्लम्स को आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहीं भी लगा लोगे। कहां लग सकता है? जब x, ये x कैसा हो, मैंने क्या कर दिया 1 + nx किया, ठीक है 23 यहां आ गया, रात में था तो 1 + nx यहां। तो ये कैसा होना चाहिए? x से छोटा, तभी लगेगा। x से बड़ा होगा तो नहीं लगेगा, है ना। तो ये विपरीत प्रमेय है, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इससे। तो फिलहाल हमारे लिए इतना ही बहुत है कि 1 + x की घात n को क्या लिख दें? 1 + nx। ये सब हमने क्यों किया है? कि इसलिए किया है कि यहाँ -1 है, 1 + x की घात n, ये x, क्या ये x से छोटा है? यस, क्यों? क्योंकि त्रुटि बड़े वास्तविक मान, और हमने बोला त्रुटि हमेशा वास्तविक मान से छोटी होती है। तो ऊपर छोटा मान है, नीचे बड़ा मान है, ये 1 से छोटा है। तो क्या यहां विपरीत प्रमेय लगा सकते हैं? यस, लगा सकते हैं। 1 + x की घात n को क्या लिख सकते हैं? 1 + nx। तो इसको लिख देते हैं, इधर क्या बचा 1 ± del z upon z। यहां क्या आएगा 1 ± del a upon a, और यहां लिख देंगे द्विपद प्रमेय से। द्विपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय होती है, और इसको क्या लिखेंगे 1 ± del a, ये हो गया। इसको क्या लिखेंगे 1 ± -1 से गुणा कर देंगे, ये n से गुणा कर देंगे इसको प्लस माइनस हम पहले लिख चुके हैं del b अपॉन, तो ये जो भी x है इसको किससे गुणा कर देंगे? -x से। 1 + x की घात n को क्या लिख सकते हैं? 1 + nx। ठीक है, एक सिर्फ तभी लिखा जा सकता है जब ये वाला मान 1 से छोटा हो, ऐसा नहीं कि हर बार। अब ये माइनस को अपने लिख दिए, घात खत्म हो गई, तो ये माइनस इससे गुणा हो जाएगा, और हम पहली बात कर चुके हैं प्लस माइनस हो माइनस प्लस हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। प्लस माइनस लिखो या माइनस प्लस लिखो, बात एक ही होती है ना। कर चुके हैं ना बात। जैसे 7 ± 2 है और 7 - +2 है, दोनों का मतलब एक है। 7 ± 2 का मतलब क्या है? एक मान आएगा 9, 7 + 2 9, और एक मान क्या है 5। यहां से यहां 5 पहले आ जाएगा, 9 बाद में आ जाएगा, बात तो वही है। तो प्लस माइनस लिखो माइनस प्लस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या होगा, ये वाला जो माइनस है इस प्लस से गुणा होके इसको माइनस बना देगा, ये वाला माइनस है इस माइनस से गुणा होके इसको प्लस बना देगा, तो ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस प्लस। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस हो माइनस प्लस हो एक ही बात है। तो माइनस प्लस लिखेंगे ही, हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि एक ही बात है। तो अब हमारा ये हो गया 1 ± del z upon z, और ये कितना आ जाएगा 1 ± del a upon a। गुणा कर लेते हैं, चलो इस बार उसको लिख देते हैं 1 प्लस माइनस ही रहने दे रहे हैं, माइनस से गुणा करके भी del b upon b। और जब इसको हम गुणा करेंगे 1 ± del z upon z, ये 101 से इसको गुणा करेंगे तो 1 × 1 प्लस माइनस del b upon b, और प्लस माइनस del a upon a, एंड प्लस माइनस del a upon a into del b upon b। ये बहुत छोटा मान है, इसको क्या मान लेते हैं, इसको नगण्य। अब ये चीज बची, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो योगफल गुणनफल हो या भागफल हो, त्रुटियां हमेशा जुड़ती हैं। योग और व्यवकलन में कौन सी त्रुटि जुड़ती है? निरपेक्ष त्रुटि। गुणनफल और भागफल में कौन सी त्रुटि जुड़ती है? आपेक्षिक त्रुटि।
इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बार बार ये चीज आएगी। जब दो राशियां गुणा हो रही है, भाग बन रही है, तो उनकी आपेक्षिक त्रुटियों को जोड़ना है। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? त्रुटि बटे वास्तविक मान। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने कोई क्वेश्चन किया था पहले, तापमान वाला कर लिया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, इसी के आधारित प्रतिरोध R बराबर V अपॉन I। प्रतिरोध ये कौन सा उदाहरण है? एग्जांपल नंबर 2.9। एक प्रतिरोध दिया हुआ है, हम जानते हैं प्रतिरोध होता है R बटे V अपॉन I ऐसा, और आपको V का मान दिया हुआ है, V दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 5, और इसका मतलब होता है वोल्ट। इस तरह से विद्युत धारा दी हुई है 10 प्लस माइनस 0.2, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। आपसे बोला गया है कि R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। R क्या है? V और I का भागफल। भागफल में त्रुटि कैसे निकालते हैं? ऐसे। तो इसको इस तरह से कैसे लिखेंगे? देखिएगा, Z बराबर A बटे B, तो Z में आपेक्षिक त्रुटि, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डेल R बटे R। Z की जगह R आएगा ना यहाँ पे, और ये किसके बराबर होगा? डेल V बटे V प्लस डेल I बटे I। समझ में आ रही बात? इसी के आधार पर लिखा है। तो R की जो आपेक्षिक त्रुटि है वो V की आपेक्षिक त्रुटि और I की आपेक्षिक त्रुटि की उसके बराबर होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जो मान दिए हुए हैं, ये क्या है? वास्तविक मान, और ये क्या है? त्रुटि। त्रुटि का मतलब निरपेक्ष त्रुटि। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो क्योंकि हमें तो यहाँ डेल V अपॉन V चाहिए, ये चीज क्या है? तो हम जब भी किसी भौतिक राशि ऐसे लिखी होती है तो ये डेल x होता है और ये x होता है, तो ये क्या है? डेल V, और ये क्या है? V। डेल V अपॉन V का मान रखते हैं। ये क्या है? डेल I, मतलब विद्युत धारा में त्रुटि, और ये क्या है? I। अब ये मान रखेंगे, क्या आ जाएगा? डेल R बटे R। डेल R बटे R क्या है? आपेक्षिक त्रुटि प्रतिरोध में, उसको 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। मान रख के देखते हैं, चलिए। तो हमने मान रखना शुरू किया, डेल R बटे R, तो डेल V कितना है? 5, और V कितना है? 100, प्लस डेल I कितना है? 0.2, और I कितना है? 10। ये पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो ये कितना आ गया? डेल R बटे 100 हटा देते हैं, डेल R बटे R, ये कितना आ गया है? तो ये आ गया है 5 बटे 100, 5 बटे 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 2 बटे 100। ठीक है, 0.2 बटे 10 था, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब लघुत्तम लेके इसको हल कर लेंगे, तो डेल R बटे R का मान कितना आ गया है? 7 बटे 100। ठीक, इसका मान है डेल R। प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करते हैं? आपेक्षिक त्रुटि को 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? डेल R बटे R इंटू 100, और इसको क्या लिखेंगे? प्रतिशत। ये क्या है? प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि, ये कितना आएगा? 7 बटे 100 इंटू 100, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 100 से 100 कट गया, तो आंसर क्या आएगा? 7%। तो बताइए प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? 7। आपेक्षिक त्रुटि कितनी है? 7 बटे 100। 7 बटे 100 को किससे गुणा कर देंगे? 100, तो क्या आ जाएगी? प्रतिशत। और ये क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। इसमें वोल्टेज में, और ये किसमें? विद्युत धारा में निरपेक्ष त्रुटि। तो प्लस माइनस करके जो लिखी होती है वो निरपेक्ष त्रुटि होती है, डेल V, और डेल V को वास्तविक मान से भाग दे देते हैं, तो ये क्या आ जाती है? त्रुटि बटे वास्तविक मान, आपेक्षिक त्रुटि आ जाती है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका था। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।